हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कुठारी क्लासेस। एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित है एक नई वीडियो लेकर के। आज की हमारी वीडियो रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमिक्स से। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जो कि आपकी 12th क्लास की बुक है, उसकी फ्रेश स्टार्ट आज से हम कर रहे हैं। ये सीरीज आज इस सीरीज का पहला चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर जो है वो है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, 1947 के समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। तो उसे पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हमारे सामने क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं और क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा रहा हूं मैं कि हमारे सामने कुछ टॉपिक्स होंगे। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा में कृषि क्षेत्र की दशा कैसी थी, पहला टॉपिक होगा। औद्योगिक क्षेत्र की दशा कैसी थी, दूसरा टॉपिक होगा। भारतीय विदेशी व्यापार की दशा कैसी थी, तीसरा टॉपिक होगा। चौथा टॉपिक है देश की जनांकीय रूपरेखा कैसी है। पांचवा टॉपिक आपका होने वाला है व्यवसायिक ढांचा। और छठा टॉपिक आपका होने वाला है आर्थिक एवं सामाजिक आधारिक संरचना। ठीक है जी, तो ये 6 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। अगर आप इन 6 टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो देखिए, यकीन मानिए, मैं गारंटी लेता हूं कि इसके बाहर से आपके पेपर में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये 6 टॉपिक्स कवर करने हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको शुरू के 3 टॉपिक्स कवर करवा दूंगा। इसका दूसरा पार्ट जब आएगा तो उसमें आखिरी के 3 टॉपिक्स भी हो जाएंगे। तो आप इसे नोट डाउन करते रहिएगा, इसी तरीके से नोट्स बनाते रहिएगा। इसीलिए मैं यहां पर नोट्स बना करके आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे, एक एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज मैं यहां पर क्लियर कराता रहूंगा। प्लस आपको पता ही है कि हम इंडियन इकोनॉमिक्स यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो एमसीक्यू सीरीज है वो अभी हमारी चल ही रही है। अगर आपको एमसीक्यू सीरीज के वो क्वेश्चंस देखने हैं तो आप उस क्वेश्चन पे, मतलब हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर के एमसीक्यू सीरीज पे वो उसके क्वेश्चंस देख सकते हैं, जो कि इसी से रिलेटेड है। क्योंकि फ्रेश स्टार्ट हो रही है और वहां पर अगर आप फर्स्ट चैप्टर से जुड़ेंगे तो आपको दोनों चीजें एक साथ समझ में आएंगी। तो चलिए बिना कुछ देर के शुरू करते हैं। तो जैसा कि देखिए, मैंने आपको बता ही दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। इससे रिलेटेड हमारा जो पहला पॉइंट है वो है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि क्षेत्र क्या था। तो ये तो सभी को पता है कि 1947 भारत आजाद हुआ और 1951 के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की जो घोषणा हुई वो आपके जवाहरलाल नेहरू हो गए। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू करी। 5 ईयर प्लान जो हमारे शुरू हुए उसमें हमने अलग अलग क्षेत्रों पर ध्यान दिया। पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर भी एक चैप्टर आएगा, उसमें मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। तो जब हमने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में ध्यान देना शुरू किया तो उस समय हमने देखा कि कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे थे जो बहुत ही गतिहीन थे, जिन पे निवेश करने की अधिक आवश्यकता थी, जिन पे ध्यान देने की अधिक आवश्यकता थी। तो उन क्षेत्रों पे हमने फोकस करने की कोशिश करी। और उससे पहले मतलब कौन कौन से क्षेत्र थे जो कि गतिहीन थे। तो जैसे इन्होंने यहाँ पर पॉइंट दे रखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि क्षेत्र कैसा था। हमें पता नहीं है, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र कैसा था। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप आजादी के समय मतलब 1-2 क्षेत्र अगर छोड़ दिए जाए तो सारे क्षेत्र ऐसे थे जिसमें हमारा पिछड़ापन देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो एक तो आपका ये क्लियर हो जाएगा माइंड कि देखिए सभी क्षेत्रों में क्या कर रहा था, ये पिछड़ापन की स्थिति देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो पूछ रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि क्षेत्र कैसा था, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहला पॉइंट हमें दे रखा है उत्पादकता का निम्न स्तर, मतलब लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि जैसे जमीन से रिलेट करके इसे बात करते हैं कि आपके पास क्या है, 1 हेक्टेयर के हिसाब से मतलब जमीन है, तो उस हेक्टेयर में आप कितना उत्पादन कर पा रहे हैं। जैसे पहले आप ज्यादा कर पा रहे थे या पहले कम कर पा रहे थे, तो यहां पर दे रखा है कि उत्पादकता का निम्न स्तर है, मतलब उत्पादन ज्यादा हो सकता था उस जमीन पे। हमने बाद में करके भी दिखाया, लेकिन उस समय उत्पादन बहुत ही कम देखने को मिल रहा था। तो एक पॉइंट ये हो गया कि हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि क्षेत्र पिछड़ापन था। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता का क्या देखने को मिल रहा था, निम्न स्तर देखने को मिल रहा था। और देखिए, अगर आप इसके साथ में डाटा लिखेंगे, अगर आपको पॉइंट्स याद रहते हैं और इसके साथ अब अगर आप आंसर लिखते टाइम लिख देते हैं तो उसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हैं कि पर हेक्टेयर जो किलोग्राम उत्पादन होता था तो 660 किलो उत्पादन हो जाता था 1 हेक्टेयर में 1947 में। लेकिन वही प्रोडक्शन हमने बढ़ा करके बाद में दिखा दिया कि हम 3000 किलो से ज्यादा उसी हेक्टेयर में उत्पादन करके दिखा रहे हैं। तो ये रीजन क्या होता है? तो हमने HYV सीड्स का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। ठीक है, हमने नहरों का मतलब जो हमारे यहाँ पर थी उनको सही तरीके से, या जो कुएं थे उनको सही तरीके से हमने दोबारा से चालू कर दिया।
जबकि पहले ऐसा नहीं था। दूसरा पॉइंट हमारा इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। यह है उच्च कोटि की संवेदनशीलता। उच्च कोटि की संवेदनशीलता का मतलब होता है कि हम निर्भर हैं किस चीज पर, जैसे वर्षा पर। ठीक है, हम वर्षा पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए थे। मतलब हमारे यहाँ पर नहर जो और कुएं थे उनका हमने विस्तार ही नहीं करा। हमने मतलब अंग्रेजों के समय पर, भारतीय जब अर्थव्यवस्था हम बात कर रहे हैं आजादी के समय, तो आजादी के समय अंग्रेजों ने आपका जो नहरें थी या जो कुएं थी उसका विस्तार ही नहीं करा। अन्य क्षेत्रों में कुओं का और नहरों का विस्तार नहीं करा ताकि किसानों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था। फिर तो क्या करा उन्होंने, वो पूरी तरीके से निर्भर हो गए वर्षा के ऊपर, बारिश के ऊपर वो निर्भर हो गए कि बारिश होगी तो ठीक है, अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, और नहीं बारिश हुई तो नहीं हो पाएगी अच्छी फसल। तो देखिए, ये उच्च कोटि की संवेदनशीलता या सुबेहतता भी बोलते हैं इसे, उच्च कोटि की संवेदनशीलता देखने को मिलती है। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है भूमि के स्वामी तथा उसे जोतने वाले किसान के बीच चौड़ी खाई। जो वेज है बिटवीन द ओनर ऑफ द सॉइल एंड द टीलर्स ऑफ द सॉइल, ये बहुत ही बड़ा था। ठीक है ना। तो भूमि के स्वामी तथा उसे जोतने वाले के बीच चौड़ी खाई क्यों थी, ये आप समझिए कि जो भूमि का स्वामी होता था, जो कि जमींदार है, वो क्या करता था, एक तरीके से जो चीजें उत्पादन करता था वो विलासता उपभोग के लिए प्रयोग में लाता था। मतलब अगर जो भी पैसा था वो सारा का सारा वो क्या करता था, विलासता उपभोग में इस्तेमाल में करता था, और किसान को ज्यादा पैसा इसलिए नहीं मिल पाता था। आप डिफरेंस समझिएगा। डिफरेंस क्या था कि किसान जो है, जिसके पास जमीन नहीं है, वो जमींदार के पास काम कर रहा है। ठीक है, अब ये ज्यादा उत्पादन करे या कम उत्पादन करे, इसे उतना ही पैसा मिलने वाला है जितना कि जमींदार इसे देगा। तो इन दोनों के बीच का जो गर्ल्स था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इन दोनों के लिए आपस में बात नहीं होती। दूसरा क्या था कि जमींदार, देखिए जमींदार के लिए काम कौन कर रहा है, किसान। सारा काम करके दे रहा है किसान। और किसान के लिए क्या हो रहा है, किसान सिर्फ और सिर्फ किसान ऋणग्रस्त होता जा रहा है। ठीक है, किसान के पास अधिक मात्रा में पैसा नहीं मिल पा रहा। किसान क्या कर पा रहा है, किसान केवल और केवल अपनी जो निजी आवश्यकताओं की, जो मतलब आपकी मौलिक आवश्यकता होती है, केवल उनको ही पूरा कर पा रहा है। और दूसरी तरफ जो आपका जमींदार है वो विलासी उपभोग करता जा रहा है। विलासी उपभोग आपको पता ही होगा, ऐसा कंजम्पशन जो कि मतलब दिखावे के लिए समाज में किया जाता है। ठीक है ना। तो अब इन दोनों के बीच में खाई बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी, क्योंकि किसान सोच रहा है कि मैं तो ज्यादा उत्पादन करके दे रहा हूं, तब भी ये मुझे ज्यादा पैसे नहीं दे रहा है। तो इसलिए किसान ने क्या कर दिया, उत्पादन करना कर दिया कम, कि वो केवल उतना ही उत्पादन कर रहा है जितने में उसे संतुष्टि मिल रही है। वो ज्यादा मेहनत करने की चाहता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं उसे। ठीक है, तो ये है आपका तीसरा पॉइंट। आसानी से आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है अनार्थिक एवं खंडित जोतें। अनार्थिक का मतलब क्या होता है, अनइकोनॉमिक, और खंडित मतलब होता है फ्रेगमेंटेटेड। ठीक है, अनार्थिक एवं खंडित जोत का मतलब क्या है, खंडित जोत होता है अलग अलग। जैसे कि मान लीजिए कि एक इस जगह पर आपका जो है खेत हो गया, फिर बीच में एक दूसरे किसी व्यक्ति का खेत आ गया, और फिर तीसरा आपका ही खेत हो गया। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये ए हो गया। तो इसे बिखरी हुई जोतें बोलते हैं, यानी कि खंडित जोतें। अलग अलग जगह पर खेत है, तो आपने पहले यहाँ पर हल चलाया, सारा पानी की व्यवस्था करी, फिर आपको इधर से घूम करके इधर जाना पड़ेगा, यहाँ पे व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब आपने यहाँ पर भी घी की अगर मान लीजिए फसल करी और यहाँ पर भी घी की करी है, तो ये एक साथ होगी तो ज्यादा उत्पादन देगी और इतनी मेहनत नहीं लगेगी ये बार बार इधर उधर जाने की। तो ये खंडित जोतें होने की वजह से भी हमारे यहाँ पर उत्पादन ज्यादा नहीं हो पा रहा था। सरकार को क्या करना चाहिए था, यानी कि अंग्रेजों को क्या करना चाहिए था, उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार था ना, ब्रिटिश सरकार का रूल था, तो उन्हें क्या करना चाहिए था, उन्हें दोनों क्षेत्र मतलब ये खंडित जोतों को मिला देना चाहिए था, एक साथ कर देना चाहिए था। जो अलग अलग जगह बटी हुई है इन्हें मिला देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा। दूसरा क्या था कि इन्होंने हमसे अलग अलग तरीके की खेती करवाई। जैसे ये कॉमर्शियल फार्मिंग बहुत ज्यादा करवाते थे, इनका फोकस था कि वाणिज्यिक कृषि करिए। और वाणिज्यिक कृषि से इनका तात्पर्य क्या था, वाणिज्यिक ये क्या करवाते थे, अफीम की खेती करवा दी, नील की खेती करवा दी, आदि चीजों की खेती करवाने पर ज्यादा जोर दिया करते थे। तो इस वजह से क्या हुआ, उत्पादन हमारा अब बंजर जमीन होने की वजह से उत्पादन कम होने लगा, और बाद में जब उस पे अनाज उगाने की कोशिश की गई तो इतनी मात्रा में उत्पादन नहीं हो पाया। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बोला है कि अनइकोनॉमिक आपकी जो थी वो लैंड होल्डिंग्स थी। ठीक है, तो अनार्थिक हो गई, खंडित जोते मैंने आपको बता ही दिया। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, इससे हमें समझ में आ रहा है कि हमारा कृषि क्षेत्र पिछड़ा हुआ था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला जो हमारा पॉइंट है इसी से रिलेटेड कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारतीय कृषि के पिछड़ेपन और गतिहीनता के महत्वपूर्ण कारक, यानी कि जो हम पहला पॉइंट अभी पढ़ रहे हैं, 3 पॉइंट पढ़ने थे ना मैंने अभी आपको बताया, तो उसमें पहला पॉइंट जो है, पहले पॉइंट के अंदर ये 4 पॉइंट आए कि हमारा कृषि क्षेत्र कैसा था और ऐसा क्यों था। अब ये पढ़ने वाले हैं हम। तो ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारतीय कृषि के पिछड़ेपन तथा गतिहीन के महत्वपूर्ण कारक, तो पहला पॉइंट था ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली।
देखिए ब्रिटिश राज में क्या था, भू राजस्व प्रणाली था, यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। ब्रिटिश राज में क्या था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इन्होंने जमींदार प्रथा नाम दे रखा था, भू राजस्व की जमींदार प्रथा, ठीक है, इसे नाम दे रखा था। इसमें क्या होता था, जमींदारों को भूमि के स्थायी स्वामी बना दिया जाता था, और उसके बाद उन्हें क्या बोल दिया जाता था, सरकार को एक निश्चित राशि जमा करानी है जमींदारों को ही, मतलब जमींदार क्या करेंगे, उस जमीन से निश्चित राशि सरकार तक पहुंचाएंगे, और उस जमीन पे खेती कौन करेगा, वो तो किसान करेगा। तो मैंने जैसा आपको भी यहां पर बताया ना कि किसान और भूमि के बीच जो स्वामी है, इन दोनों के बीच में क्या होता था, बहुत बड़ी खाई। तो ऐसा ही यहां पर था। ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भू राजस्व प्रणाली क्या होती है। तो भू राजस्व प्रणाली मैंने आपको बता दिया। भू राजस्व प्रणाली का अर्थ यहां पर है जमींदार प्रथा, जमींदार सिस्टम। जमींदार सिस्टम में क्या होता था, सरकार ने यानी कि अंग्रेजों ने जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया, और वो क्या करेगा, वो किसानों से वहां पर उगाई करवाएगा, और उसके बदले में एक निश्चित राशि जो कि ब्रिटिश सरकार ने जमींदार को बता रखी है, उतना लगान वो पहुंचाएगा। अगर आपने लगान मूवी देखी है तो वहां पर भी ऐसी होता है कि वो रिक्वेस्ट करते हैं जमींदार से कि कृपया करके आप हमसे मत लगान वसूलिए, क्योंकि हमारा तो इस बार फसल ही बर्बाद हो गई है। लेकिन वो कहता है कि मैं बंधा हुआ हूं, ब्रिटिश सरकार मुझसे लगान वसूलेगी ही वसूलेगी, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन उसने बांध दिया था। और ये क्यों करा था, क्योंकि आपको पता ही है फूट डालो और शासन करो की नीति थी। तो उन्होंने कहा भारतीय को भारतीय से लड़वाते हैं, तो बिचौलिया बनाया जमींदार को। और उस टाइम के जमींदारों को ये समझ नहीं रही, उन्हें लगा कि हम तो ठीक है मालिक हो गए जमीन के, और उनके अंडर जैसे 50-50 गांव उनको दे दिए कि 50 गांव आपके हो गए, 70 गांव आपके, 100 गांव आपके हो गए, आप इन पे पूरा हुक्म चलाएंगे, और आपको हम पुलिस से सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे अगर ये नहीं मानते तो, ठीक है। तो उन्हें लगता था कि हमारे हाथ में ताकत आ गई, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाते थे कि आपस में लड़ाई भी तो हो रही है ना, ठीक है। तो ब्रिटिश की भू राजस्व प्रणाली के कारण क्या हुआ, हमारा पिछड़ गई कृषि क्षेत्र। दूसरा जो पॉइंट है, देखिए वो कृषि क्षेत्र जिसके जो अनाज था, ठीक है, भारत तो शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है, जिसके अनाज की डिमांड बाहर बहुत हुआ करती थी, ठीक है, और जिसके मसालों की डिमांड बहुत ज्यादा हुआ करती थी, वो देश आज कृषि में ही पिछड़ रहा है। तो उसका रीजन समझिए, ठीक है ना। तो एक पॉइंट हो गया ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली। दूसरा जो पॉइंट है इसका, वो है आपका कृषि का व्यापारीकरण। मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो हमने कर दिया था, ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से कृषि का व्यापारीकरण। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, मैं आपको बता दूं, वो पूछा जाएगा कि नील की खेती के लिए क्या कर दिया था। नील की खेती करवाता था जो ये अंग्रेज है, नील की खेती करवाते थे, और इसके लिए देखिए इन्होंने एक पॉलिसी बना रखी थी, एडवांस पेमेंट। इन्होंने क्या करा, देखा कि भारतीय कृषकों का शोषण करना है तो पहले उन्हें एडवांस पेमेंट दे दो, उनका फायदा उठाओ। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने नील की खेती करवा दी, ठीक है, कपड़े रंगने के लिए। तो इन्होंने क्या करा, पहले एडवांस पेमेंट दे दी, और उसके बाद विवश कर दिया कि अब आपको खेती करनी ही करनी है। इसे बाध्यकारी व्यापारीकरण भी कहते हैं। बाध्यकारी व्यापारीकरण का मतलब क्या होता है, जिसमें आपने नील की खेती करवाने के लिए पहले से ही पैसा दे दिया, और उसके बाद आपने बोल दिया कि अब आपको हमें इतना उत्पादन करके देना है। अगली बार फिर आपने एडवांस पेमेंट कर दी, ताकि ये बार बार क्या करता रहे, केवल और केवल नील की खेती करता ही रहे, ठीक है। तो इस तरीके की जो खेती होती है, सब पैसा तो मिलता है, समझ में आती है बात, लेकिन आपकी जमीन बंजर हो जाती है। और क्योंकि भारत एक ऐसा देश था जहां पर अनाज का उत्पादन ज्यादा होना जरूरी था, क्योंकि महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन अंग्रेजों ने इस और ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने केवल और केवल अपनी विलासता, जैसे कि देखिए सिगार के लिए जो भी उन्हें अफीम चाहिए था, चरस चाहिए था, इन सबका उत्पादन करवा रहा है वो भारत में। सारा कच्चा माल वो कहां उत्पादन करवा रहा है, हमारे यहाँ पर। हमने एक पॉइंट पढ़ेंगे हम आगे, जिसमें हम बोलेंगे कि कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक था भारत। क्यों था, क्योंकि सारा कच्चा माल हमारे यहां से जा रहा था, और निर्मित माल का शुद्ध आयातक था। सारा निर्मित माल हमारा वहां से बन करके आ रहा है। वो देश जिसकी वस्तुओं की डिमांड पूरे विश्व में विख्यात थी, जिसकी डिमांड पूरा विश्व करता था, वो देश आज पूरी तरीके से निर्भर हो गया है ब्रिटिश सरकार के ऊपर। समझ रहे हैं ना आप। तो ये पॉइंट है यहां पर कि कृषि का इन्होंने क्या कर दिया, व्यापारीकरण। विशेषकर किस चीज से संबंधित है, तो आप बोलेंगे नील की खेती से संबंधित है, ठीक है। क्योंकि देखिए ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग लगा दिए गए थे, आपको पता ही है कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई थी, तो वहां पे कपड़ा उद्योगों को रंगने के लिए इन्होंने क्या करा, नील की खेती करवाई यहां पर भारतीयों से, और वो सामान लेकर के गए। और कैसे करा इन्होंने उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए पहले से ही एडवांस पेमेंट दे दी। इसमें हम मानते हैं कि भारतीय किसानों की भी गलती थी, लेकिन वो बेचारे करते क्या, जब पैसा उपलब्ध नहीं है और सामने अपने सारी की सारी अपनी समस्याएं हैं, तो उन्हें सुलझाने के लिए उन्होंने वो पैसा लेना ही पड़ा, या तो कोई और साधन होता। जब राज जो कर रहा है उसी की तो बात मानी जाएगी। तो ये बात समझिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अगला पॉइंट की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय औद्योगिक क्षेत्र तथा हस्तशिल्प का पतन। हम आगे अपने दूसरे पॉइंट पर, दूसरे टॉपिक पर, इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक,
पहला हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने पढ़ा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि क्षेत्र कैसा था। ठीक है, एक बार आप आराम से इसे, मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि आप पॉज करके वीडियो को, इसके नोट्स बना ही रहे होंगे, साथ साथ लिखते रहेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए, अगला पॉइंट यही है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय औद्योगिक क्षेत्र का हस्तशिल्प का पतन। देखिए, हस्तशिल्प, आप सभी को पता है कि हस्तशिल्प के लिए भारत कितना मशहूर हुआ करता था। तो हस्तशिल्प में तो हमेशा से ही भारत का, मतलब विश्व ने लोहा माना है कि हाँ ठीक है, भारत सबसे बेहतरीन है हस्तशिल्प के मामले में। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र था वो किससे जुड़ा हुआ था? हस्तशिल्प से। लेकिन हस्तशिल्प का क्या हो गया? हमारा पतन। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय औद्योगिक क्षेत्र क्या था, तो औद्योगिक क्षेत्र क्या था? हमारा हस्तशिल्प था, यानी कि हैंडीक्राफ्ट था। और हैंडीक्राफ्ट का क्या हो गया? हमारा पतन हो गया। कैसे पतन हुआ? तो राज्य की विभेद मूलक तटकर नीति। विभेद मूलक तटकर नीति, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विभेद मूलक तटकर नीति मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, पहले आप ध्यान से सुनिए। विभेद मूलक तटकर नीति का मतलब क्या है कि आपने क्या करा? एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। विभेद मूलक शब्द का मतलब होता है जिसमें भेद हो। भेद मतलब अंतर कर देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी के घर पे गए और वहां पर आपको कुछ मतलब मिठाई खिलाई जा रही है, कुछ और खिलाया जा रहा है, तो आपको एक उन्होंने कुछ मतलब हल्की फुल्की क्वालिटी की और दूसरे को कुछ और दूसरा परोस दिया, तो आप सामने देख करके घर पे आकर बोल रहे कि इन्होंने तो हमारे साथ भेद कर दिया। तो वही जो अंतर आपके साथ किया गया उसे विभेद मूलक माना गया। तटकर नीति का मतलब आपको पता है, टैरिफ। टैरिफ मतलब बाहर से जब सामान आ रहा है तो उस पर जो कर लगा रहा है। तो हम अंग्रेजों ने क्या करा? हमारे लिए एक ऐसी नीति अपनाई जिसमें हमारे साथ भेद किया जा रहा था, और वो नीति क्या थी? विभेद मूलक तटकर नीति। अब देखिए क्या थी तटकर नीति। इस नीति के अंतर्गत क्या होता था? भारत से जो भी कच्चा माल है, भारत से जो भी कच्चा माल बाहर जा रहा है उस पर कर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? क्योंकि वो सारा का सारा माल कहां जा रहा है? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन को तो सस्ता चाहिए माल, तो ब्रिटेन उस पर बिल्कुल भी कर नहीं लगा रहा था, क्योंकि कर लगाता तो फायदा इनको भी होता। ठीक है, महंगी दर पर इनके सामान बाहर बिकता तो उसे तो सस्ता चाहिए था। तो इसने क्या करा? भारत से जो कच्चा माल ब्रिटेन के लिए जा रहा है वो सारा का सारा इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया, यानी कि टैरिफ फ्री कर दिया। ठीक है, और अब देखिए, वहां से यहां पर वस्तुएं आ रही है, वहां से यहां पर वस्तुएं कौन सी आ रही है? वहां से यहां पर आ रही हैं वो वस्तुएं जो कि ब्रिटेन बना करके भेज रहा है, यानी कि निर्मित वस्तुएं। अब वहां से जो निर्मित वस्तुएं यहां पर आ रही हैं उसे भी इन्होंने क्या कर दिया? टैक्स फ्री कर दिया, क्योंकि वो किसकी वस्तुएं आ रही हैं? वो तो इंग्लैंड की वस्तु आ रही है, यानी कि ब्रिटेन की वस्तु आ रही है। तो कहीं उस पर टैक्स लगाने की वजह से उसके रेट ना बढ़ जाए, तो इन्होंने वहां से भी उसे टैरिफ फ्री कर दिया, यानी कि भारत से कच्चे माल का निर्यात बिना टैक्स के जाएगा। ठीक है, बिना टैरिफ के जाएगा, और वहां से निर्मित माल का जो आयात हो रहा है वो भी बिना टैरिफ के होगा। लेकिन अगर, क्योंकि भारत का हस्तशिल्प बहुत मशहूर था, तो भारत में बनी हुई निर्मित वस्तुएं अगर बाहर कोई डिमांड करता है तो उस पर इन्होंने लगा दिया भारी कर। ये था भेद, ताकि कोई भारत की वस्तुएं बाहर ना खरीदे, और अगर खरीदे तो भी उसे ये लगे कि देखिए ब्रिटेन में जो वस्तुएं बन रही हैं वो सस्ती हैं, मशीन मेड है, जल्दी बन करके आ जाएंगी, और ये जो हैंडीक्राफ्ट है इस पे क्योंकि इन्होंने कर लगा दिया तो ये महंगी वस्तुएं, तो इसे लोग ना खरीदे। ठीक है, तो एक ये पॉइंट था। तो ये विभेद मूलक तटकर नीति थी, जिसमें हमारे साथ पूरी तरीके से एक शोषण किया गया हमारे हस्तशिल्प के साथ, मतलब हमारा जो उस टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसके साथ एक खिलवाड़ किया गया। अगले पॉइंट पर आते हैं राज दरबारों का लोप होना। राज दरबारों का लोप होना एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व था जिसकी वजह से हमारा हस्तशिल्प का पतन हुआ, क्योंकि जितने भी कारीगर थे, हुनरमंद, वो सारे जो उत्पादन करते थे वो करते थे राज दरबारों के लिए। जैसे कि मान लीजिए कालीन का निर्माण कर देना, ठीक है, या राज मुकुट का निर्माण कर देना, तलवारों का निर्माण कर देना, ये सारी चीजें होती थी आपके राजाओं के लिए। ठीक है, मालाओं का निर्माण कर देना, उनकी ज्वेलरीज का। तो ये सारे लोग क्या करते थे? पूरे साल भर मेहनत करके राजाओं के लिए ये निर्माण करते थे, और राजा खुश होकर के इन्हें एक उचित कीमत प्रदान किया करते थे। लेकिन इंग्लैंड, मतलब ब्रिटिश शासन आने के बाद ऐसा नहीं हुआ। तो राज दरबारों का लोभ होने के बाद मतलब जब इंग्लैंड से मतलब ये हार गए और इंग्लैंड का शासन भारत में चालू हो गया, तो उसके बाद से इन्होंने ये उत्पादन करना भी बिल्कुल बंद कर दिया। तो जब राज दरबारों का लोप हो गया तो हमारे हस्तशिल्प का पतन भी उसी के साथ साथ जाता रहा, क्योंकि अब उतनी मात्रा में राशि नहीं मिलती थी कि ये अपने बच्चों को भी सिखाएं कि हाँ ठीक है इसी लाइन में रहिए, आप इसमें कमाइए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब राजा तो है नहीं, तो इन्हें करवा करके फायदा क्या काम। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है आपका विभेद मूलक तटकर नीति। राज दरबारों के लोप होने के बाद मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं
से प्रतियोगिता। देखिए, अब मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता थी, और मैंने आपको बताया कि जो मशीनों से निर्मित वस्तुएं वहां से आ रही हैं उस पर इन्होंने क्या कर दिया था, कर हटा दिया था, इसलिए वो वस्तुएं सस्ती हो गई। और भारत में ही बनने वाली वो वस्तुएं जो कि हैंडीक्राफ्ट हैंडमेड थी, उन वस्तुओं पर मतलब वो वस्तुएं महंगी हो रखी थी हमारे लिए। ठीक है, तो मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुएं भारत में आई, और क्योंकि मांग का नया स्वरूप आया, चौथा पॉइंट भी इसी के साथ पढ़ते हैं, मांग का नया स्वरूप। अब लोगों को मतलब पैंट कमीज कोट ये सब चीजें ज्यादा फैशनेबल लगने लगी, तो लोगों ने क्या करा, इन वस्तुओं की मांग बढ़ा दी। एक तो वो वस्तुएं सस्ती आ रही हैं, ऊपर से लोगों के लिए मांग का नया स्वरूप आ गया। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पढ़ा था ना हमने 11th में, तो वही वाला सीन है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मतलब चेंज हो गए, तो लोगों ने अब भारत में बनने वाली वस्तुओं को ना खरीद करके नए मांग के स्वरूप की ओर बढ़ने लगे। इस वजह से भी अब क्या हुआ, भारत में इन दोनों चीजों की वजह से हस्तशिल्प का बिल्कुल ही पतन हो गया, यानी कि समाप्ति हो गई। ठीक है जी, चलिए अगला इसका टॉपिक पढ़ते हैं। तो देखिए, सेकंड पॉइंट का जो लास्ट टॉपिक है वो है भारत में रेलवे का आगमन। भारत में रेलवे का आगमन। तो भारत में रेलवे का आगमन जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट देखिए कैसे समझेंगे हम, कि भारत में पहले बता देते रेलवे का आगमन कब हुआ। तो रेलवे का आगमन हुआ 1853 में, जो कि मुंबई से ठाणे चलाई गई ट्रेन। और इसका आगमन यहां पर क्यों हुआ, क्योंकि देखिए अब मान लीजिए कि इन्होंने निर्मित माल मंगवा लिया, ठीक है, इन्होंने पोर्ट्स पर निर्मित माल मंगवा लिया, बंदरगाह जिसे हम बोलते हैं, वहां पर इन्होंने अपना सामान पहुंचा दिया। अब मान लीजिए दिवाली फेस्टिवल है और वो ये कपड़े बिकने हैं दिवाली सीजन के टाइम पे ही, या ईद है तो ईद के टाइम पर बिकने हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा फेस्टिवल है जहां पर मतलब लोग कपड़े खरीद रहे हैं, तो उस टाइम पे ये कपड़े बिकने हैं बहुत सारे। तो अब सिचुएशन क्या आएगी कि लोगों तक पहुंचाना भी तो है सामान। ये तो अभी कलकत्ता हो गया या मुंबई हो गया, यहां पहुंच गया ना माल, जहां पर मतलब सबसे पहले ये शिप्स के थ्रू पहुंचाते थे, प्लेन तो थे नहीं। तो अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा कि अगर भारत में सभी जगह तक ये पहुंचाना है, भारतीय के हर क्षेत्र में ये अगर पहुंचाना है, तो हमें यहाँ पर रेलवे लगाना पड़ेगा। मतलब एक क्वेश्चन आता है कि भारत में रेलवे का आगमन अंग्रेजों के द्वारा एक अच्छा कदम था, क्या आप सहमत हैं? तो हम बोलेंगे हाँ सहमत हैं कि अच्छा कदम था, लेकिन ये केवल अपने फायदे के लिए था, ये हमारे लिए ज्यादा नहीं था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचने के लिए। एक और पॉइंट था इसका कि मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में मतलब अगर मान लीजिए कि फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से क्या हो रहा है कि कुछ क्षेत्रों में लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है कि मतलब विद्रोह किया जा रहा है, तो वहां पर सेना को आसानी से पहुंचाया जा सके, इसलिए भी रेलवे का आगमन भारत में हुआ था। तो याद रखिएगा 1853 मुंबई से ठाणे जो पहली ट्रेन चली थी, ये भी आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये रेलवे का आगमन हुआ जिसकी वजह से हस्तशिल्प का पतन हो गया। हस्तशिल्प का पतन कैसे हुआ इसकी वजह से, तो देखिए जो उद्योग मतलब भारत में लगे हुए थे और क्योंकि सामान नहीं पहुंच पा रहा था अंग्रेजों का, मान लीजिए आप पैंट कमीज के शौकीन है और आप चाहते हैं कि कोट पैंट आ जाए आपके पास, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पा रहा, वो तो भैया सारा माल पड़ा हुआ है ना अभी मुंबई या कलकत्ता पे आकर के। अब भारत में सब जगह कैसे पहुंचाएं, तो आप मतलब मजबूरी में आकर के क्या कर रहे हैं, वही धोती कुर्ता या मतलब कुर्ता पजामा खरीद रहे हैं। अब क्या हुआ, रेलवे आ गया, तो जो टाइम से मतलब जो फेस्टिवल टाइम पे जो सामान जहां पहुंचना था उन्होंने वहां पे आसानी से पहुंचा दिया। तो फिर आप क्यों डिमांड करेंगे उन वस्तुओं की जो कि पुरानी चलती आ रही है। तो इस वजह से फिर भारतीय हस्तशिल्प का बिल्कुल ही पतन हो गया। तो याद रखिएगा रेलवे के आगमन की वजह से हस्तशिल्प का पतन क्यों हुआ। समझ नहीं पाते बच्चे कई बार इस पॉइंट को कि रेलवे के आने से हस्तशिल्प क्यों खत्म हो जाएगा, लेकिन आप समझिए कि ये दोनों कड़ियां एक दूसरे से। तो बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, आधुनिक भारत का निराशाजनक विकास। आधुनिक भारत मतलब ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। भारत में आधुनिक भारत का मतलब देखिए यहाँ पे आधुनिक भारत को आधुनिक उद्योग से जोड़ करके रखिएगा। आधुनिक उद्योग मतलब जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी, तो आधुनिक उद्योग का यहाँ पर निराशाजनक हुआ विकास। क्यों विकास निराशाजनक हुआ, क्योंकि भारत में ज्यादातर कंपनीज तो लगी नहीं। आप एक बात समझिए कि टाटा आयरन जो स्टील कंपनी है 1907 में भारत में लगी है, तो इससे पहले क्यों नहीं भारत में कोई कंपनी लगी, क्योंकि ब्रिटेन ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया, यानी कि अंग्रेजों ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। एक जो बड़ी कंपनी है जिसे हम टाटा आयरन स्टील कहते हैं, उसकी स्थापना 1907 में जाकर के हुई है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ठीक है। तो भारत में ऐसी कंपनी लगने ही नहीं थी, कुछ बाद में लगी, इसके बाद चीनी सीमेंट और कागज की कंपनियां, लेकिन वो भी किस लिए लगी कि भैया विश्व युद्ध हो रहे थे, तो विश्व युद्ध की घटना की वजह से इनको इस सामान की जरूरत थी, तो इन्होंने कहा ठीक है आप यहाँ पे भी उत्पादन करना चालू करिए। वरना तो इन्होंने स्थिति ऐसी बना दी थी कि ये किसी भी उद्योग को भारत में पनपने नहीं दे रहे थे।
ठीक है। युद्ध के समय पर मतलब ऐसा हुआ कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ या फिर जब उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम कुछ मतलब प्लांट्स को आपके यहाँ पे भी लगने देते हैं, या इनकी मजबूरी हो गई थी कि ये लगाना चाहें क्योंकि अब इन्हें अनाज मतलब उन सामान की जरूरत थी, वरना इन्होंने ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि आधुनिक उद्योगों का इन्होंने क्या करा, आधुनिक भारत में उद्योगों का निराशाजनक विकास, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि आधुनिक उद्योगों का निराशाजनक विकास। ठीक है, ये था हमारा उद्योग से संबंधित। हम पढ़ेंगे अपना तीसरा टॉपिक जो कि रिलेटेड है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विदेशी व्यापार, जो कि हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, मतलब आज की इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद 3 टॉपिक और इस चैप्टर में जो कि इसके पार्ट 2 में करेंगे हम। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विदेशी व्यापार यानी कि फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। तो देखिए ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो हमारा विदेशी व्यापार था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, और वो क्या क्या थी वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहला पॉइंट है प्राथमिक उत्पादों का युद्ध निर्यातक एवं तैयार उत्पादों का शुद्ध आयातक। ये शुद्ध है, ठीक है, इसे शुद्ध कर लीजिएगा। प्राथमिक उत्पादों का शुद्ध निर्यातक एवं तैयार उत्पादों का शुद्ध आयातक। इसका मतलब क्या है कि जितना भी कच्चा माल था उसका शुद्ध निर्यातक हम थे। हम मतलब भारतीय। मैंने आपको पहले भी बताया अभी थोड़ी देर पहले कि इन्होंने हमारे साथ विभेद मूलक तटकर नीति अपनाई थी कि जितना भी हमारा माल होगा सारा का सारा कच्चा माल शुद्ध रूप से हम कहाँ भेज रहे हैं, इंग्लैंड भेज रहे हैं, और जितना भी तैयार माल हमारे पास आ रहा है वो सारा का सारा कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास ब्रिटिश शासन के द्वारा, मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपने यहाँ से, यानी कि इंग्लैंड की तरफ से। ठीक है, तो प्राथमिक उत्पादों का शुद्ध निर्यातक और तैयार उत्पादों का शुद्ध आयातक हम थे। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था बन गई थी जहां से रेशम हो गया या फिर नील की खेती, जैसे मैंने बताया आपको, चीनी हो गया, कपास हो गया, ऊन हो गया, ये सारी चीजें कच्चा माल जो कि ब्रिटेन को जरूरत है, ब्रिटिश सरकार को जरूरत है, वो सारी की सारी चीजें वहां पर जा रही थी। और वहां से क्या आ रहा है, रेशमी कपड़े, ऊनी कपड़े, सूती कपड़े, वो सारी चीजें हमारे यहाँ पर आ रही हैं। और मैं आपको इसके लिए एक बात बताता हूँ। इसके लिए इन्होंने एक काम करा था। इन्होंने क्या करा, सुएज नहर खोल दी। सुएज कैनाल आपने पढ़ा होगा। इन्होंने क्या करा, 1869 में सुएज नहर खोल दी। अब सुएज नहर किसके लिए खोली, तो सुएज नहर इन्होंने अपने लिए खोली है। ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने क्या करा, भारत में सामान लाने के लिए एक रास्ता बनाया जिसका नाम था सुएज कैनाल। ठीक है, कि इस तरफ से हम यहाँ पर आसानी से रास्ता ला सकते हैं, जहाजों को मतलब ला सकते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच में सीधा सीधा मार्ग है। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप द्वीपों से पहले चक्कर लगा करके आना पड़ता था इन्हें, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, उसे हटा करके सुएज नहर बना दी कि ठीक है हम सीधा सीधा इनके पास तक सामान पहुंचा देंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से भी उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया और व्यापार मतलब जल्दी लाना और जल्दी ले जाना हो गया। तो 1869 में सुएज नहर को इन्होंने खोला था, याद रखिएगा। परिवहन लागत में बहुत कमी आई थी इनकी। इससे क्या हो गया था कि सस्ता पड़ गया, अब ज्यादा चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा, तो भैया ज्यादा आपका खर्चा नहीं होगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो आप आसानी से जल्दी जल्दी सामान इन तक पहुंचा रहे थे। ठीक है, तो 1869 में सुएज नहर को खोला गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसकी वजह से क्या हुआ, सारा का सारा सामान हमारे यहाँ से कच्चा माल बाहर जा रहा था और निर्मित माल हमारे पास वापस आ रहा था, और हम निर्भर हो चुके थे एक तरीके से ब्रिटिश सरकार के ऊपर। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है भारत के विदेश व्यापार का एकाधिकार नियंत्रण। भारत के विदेश व्यापार का एकाधिकार नियंत्रण का मतलब क्या है कि मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। क्या हो गया था कि इस पूरा कंट्रोल जो है एकाधिकार ब्रिटिश सरकार के पास था। मतलब हम कहाँ व्यापार करेंगे, किसके साथ व्यापार करेंगे। आपको मैं बता दूं कि विदेशी व्यापार जो था 50% हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही देश के साथ हो रहा था, जो कि है ब्रिटिश सरकार। और अगर उससे भी ज्यादा किसी के साथ हम व्यापार कर रहे तो उन्हीं देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति हमें दी जा रही थी जो कि इसके कॉलोनियल थे, मतलब जिसके ऊपर ब्रिटिश सरकार का औपनिवेश था, उन्हीं देशों के साथ हम व्यापार कर पा रहे थे। और 50% हमारा बिजनेस तो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ हो रहा था, केवल और केवल ब्रिटिश सरकार के साथ हो रहा था। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारी जो विदेशी व्यापार था, जो हमारा फॉरेन ट्रेड था, उस पर पूरा का पूरा मोनोपोली कंट्रोल किसका हो गया था, ब्रिटिश सरकार का हो गया था। तो आसान सा पॉइंट है, आपको समझ में भी आया होगा। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है व्यापार में आधिक्य परंतु अंग्रेजों के लाभ के लिए। हाँ ठीक है, ये समझ में आता है कि सरप्लस ट्रेड है बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स। सरप्लस ट्रेड मतलब आपको पता ही होगा कि हमारा जो व्यापार चल रहा है इसके लिए हमारे पास क्या होगा, प्राथमिक वस्तुओं का तो हम क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे पास निर्मित वस्तु है उसका आयात। लेकिन देखिए प्राथमिक वस्तुओं का जो हम निर्यात कर रहे हैं ये आपके पिछड़ेपन की निशानी भी है। पिछड़ेपन की निशानी कैसे है ये, कि आप सिर्फ और सिर्फ कच्चा माल भेज रहे हैं, आपके यहाँ पे कुछ नया मॉडर्नाइजेशन, कुछ नई तकनीक आ रही है आपके यहाँ पे नहीं, आप कोई नई वस्तु बना करके विश्व को दे रहे हैं नहीं। क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि वो सारी वस्तुएं तो खुद बनाई जा रही हैं, किसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, और उसके लिए कच्चा माल कहां से जा रहा है, हमारे पास से। तो ये यहां पर समझ में आता है कि हमारा
कितना मतलब पिछड़ापन हमें दिया गया उस समय जब ब्रिटिश शासन हमारे ऊपर था। औपनिवेशिक काल में हमारा किस प्रकार से शोषण हुआ, हमारे पैसों को किस प्रकार से लूटा गया। तो जो वो पॉइंट बोला था ना कि सोने की चिड़िया ऐसे लूट लिया, तो सोने की चिड़िया ऐसे ही, मतलब ऐसा नहीं कि सोना ही था बस वही लूट करके ले गए। सोने की चिड़िया मतलब कि आपके पास इतना पैसा था, इतने संसाधन थे, लेकिन सारे के सारे संसाधन और पैसे का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया? ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपने फायदे के लिए किया। व्यापार में आधिक्य, परंतु केवल किसके लाभ के लिए? अंग्रेजों के लाभ के लिए। ठीक है, तो ये आपका 3 पार्ट्स हमने इसमें पढ़ लिए। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, अभी हमने यहां तक कवर कर लिया है। अब हमारे 3 पार्ट्स हैं जो हम अपने सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। देश की जनांकीय रूपरेखा, व्यावसायिक ढांचा, आर्थिक एवं सामाजिक आधारिक संरचना। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि आपका इंडियन इकोनॉमिक्स बुक का। हम बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करिए यहाँ पर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इस चैप्टर में जो मैंने अभी तक आपको समझाया है, इसीलिए मैंने 2 पार्ट्स में इस वीडियो को बांटा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है, फेसबुक आईडी मेंशन की हुई है, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन की हुई है। आप वहां पर हमसे कांटेक्ट करें और हमें वहां पर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। उससे रिलेटेड हम आपका जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको वहां पे प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अभी देखिए लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा हो नहीं पा रही है, जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस हम ले पा रहे हैं उसी से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी नोट्स बना करके अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएं, क्योंकि आपके अगले साल एग्जाम तो उसी टाइम पे ही होने वाले हैं। तो अभी से लगे रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। और मैं आपको एक बात की फिर से गारंटी दे रहा हूं कि ये जो मैं आपको यहाँ पे नोट्स बनवा रहा हूं 101% एज इट इज ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेपर में नजर आने वाले हैं। अगर आप इसे मेरे साथ साथ तैयारी करते हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूं। 2012 से मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैंने खुद इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की है, बीए इकोनॉमिक्स हूं और मैं परस्यूइंग हूं बीएड एसएसटी से। तो मेरा एक्सपीरियंस यही बोलता है। काफी टाइम से मैं टीचिंग लाइन में हूं, 2012 से मैं टीचिंग लाइन में हूं। तो जो मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। भरोसा रखिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए और मिलकर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से 100 स्कोर हो सकता है इजीली इकोनॉमिक्स में। तो मिलकर के तैयारी करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उनका सॉल्यूशन मतलब आप तक प्रोवाइड करा सकूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।